मित्रों नमस्कार। आज इस वीडियो में आपसे महत्वपूर्ण मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि मैं बार बार भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आने वाले समय में मोदी की सदी है और मोदी ही 2024 का चुनाव भारी बहुमत से जीतने वाले हैं और 350 क्रॉस तो इनके पक्के में होने हैं। साउथ में ज़बरदस्त इनको सफलता मिलनी है। अभी भले ही इनको दिख रहा हो कि कांग्रेसियों को हम कर्नाटक जीत गए हैं, तमिलनाडु जीत गए हैं, लेकिन यहाँ सब धरे के धरे रह जाएंगे लोकसभा चुनाव में। और ममता दीदी जो अपने आप को वहाँ पर मुस्लिमों की हमदर्द और भारत के लिए कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ी सिरदर्द बनी हुई हैं, उनके लिए तो मोदी अब काल साबित होने वाले हैं। वहाँ पर क्या स्थिति होगी कोई नहीं जानता, लेकिन ममता जी जो प्रधानमंत्री के सपने देख रही हैं, आने वाले समय में अपने को पार्षद बनता हुआ देखेंगी, ये भी वहाँ पर दिखाई देगा। और ओबीसी और जितने भी ये मोदी विरोधी डंडा लेके बैठे हुए हैं, पलटू राम नीतीश कुमार जी हैं, यह भी कहीं ना कहीं नेगेटिव अप्रोच कर रहे हैं। जो देश की खिलाफत में लगे हुए, इन्हें पता ही नहीं पड़ रहा हम देश के खिलाफ कैसे चले जा रहे हैं। ये सब बहुत बुरे धराशायी होने वाले हैं। ये धराशायी क्यों होंगे, मैं इनकी आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि ये बात तो कहने में आसान है कि मोदी जीतेगा, हर व्यक्ति को पता है जीतेगा, लेकिन जीतेगा क्यों? क्योंकि मैं तो 2002 से बोल रहा हूँ कि वो प्रधानमंत्री भी बनेगा और दुनिया में सिरमौर भी बनेगा और दुनिया में धमाका भी करेगा। वो विश्व संगठन का अध्यक्ष भी वो बनेगा और भारत विश्व गुरु भी उनके नेतृत्व में ही बनेगा। ये आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे या मेरे पुराने पेपर्सों की कटिंग जिनमें मेरी भविष्यवाणी छपती थी, वो भी आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। 2002 से तो लगातार मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कुछ बोल ही रहा हूँ। उसके पीछे कुछ आधार हैं, उन आधार की मैं आपसे चर्चा करूँगा। ये चर्चा बड़े गूढ़ रहस्य की चर्चा है, इसलिए आप इसको आखिर तक देखें तो आपको पूरा ये सिनेरियो समझ में आएगा कि मैं चर्चा आपसे क्या करना चाहता हूँ। मोदी ही क्यों बनेंगे, ये मैं आपसे चर्चा क्यों करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो एक नज़र डालते हैं मोदी जी की जन्म कुंडली पर। इसके बाद फिर मैं आपसे बाकी रहस्यों की चर्चा एक के बाद एक करता जाऊँगा। यह है मोदी जी की चंद्र कुंडली। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न है। लग्न में मंगल और चंद्रमा विराजमान है। गुरु हैं चतुर्थ भाव में, राहु हैं पंचम भाव में, शुक्र शनि हैं दसम भाव में, सूर्य बुध केतु हैं एकादश भाव में। और अभी इनको 30 नवंबर 2021 से 2028 तक मंगल की महादशा है। तो वर्तमान चुनाव में 20 अप्रैल 2024 से 30 मई 2025 तक मंगल में शनि रहेगा और शनि वर्तमान में चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहे हैं, जो तीसरे के स्वामी हैं और चौथे के स्वामी हैं, स्वग्रही शनि है। यह तो है इनकी कुंडली। अब इस कुंडली में मंगल की जो इनकी महादशा है और मंगल की पोजीशन चंद्रमा के साथ में है। छठे भाव का स्वामी शत्रुहंता योग बनाकर चंद्र के साथ लग्न में विराजमान है। कन्फर्म है कि सारे शत्रुओं का सर्वनाश होना सुनिश्चित है। सिर्फ जिनकी व्यक्तिगत रेपुटेशंस हैं वही लोग विपक्ष में जीत पाएंगे। यदि किसी के प्रभाव से कोई सोचे हम कांग्रेस से अगर हम जीत जाएंगे तो बिल्कुल नहीं जीत पाएगा। व्यक्तिगत रूप से आप यदि अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, व्यक्तिगत आपका प्रभाव है, राष्ट्रहित आपके अंदर सर्वोपरि है, तो आप चुनाव जीतेंगे। अन्यथा मोदी का कोई भी व्यक्ति रड़ा सा आपको आके हरा जाएगा। और इस बार जीत का आंकड़ा 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक होगा, जिसमें 3 लाख वोटर तो मोदी के होंगे हर सीट पर, और उसके ऊपर जो जीतेगा वो सांसद सोच ले इसके ऊपर मैं जीता हूँ। तो जो 3 लाख से कम जीत रहा है समझ जाना वो हार चुके थे, मोदी के कारण जीते हैं, ये कन्फर्म रहेगा। अब एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि मोदी की कुंडली मेरे आप उस पर देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, मैंने उनकी पहले कुंडली डाली है। क्या क्या योग हैं मैंने आपको बताए हैं, उनकी चर्चा मैं आपसे यहाँ नहीं करूँगा। और मोदी 2024 में धमाकेदार जीत रहे हैं, इसके लिए मैंने एक आपको वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं। अब मैं आपसे चर्चा करूँगा यहाँ सिर्फ गूढ़ रहस्यों की, कि मोदी क्या है, कैसे आया, देश कैसा होता है, देश कैसा चलता है और देश की क्या स्थिति हमारे बनने वाली है और क्यों हम विश्वगुरु बनने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कभी सृष्टि में कोई भी परिवर्तन होता है तो कश्यप ऋषि उस काम के लिए मुख्य माने गए हैं। युग परिवर्तन जब भी होता है तो उसमें सप्त ऋषियों की बड़ी भूमिका होती है और 7 ऋषियों में से विशेषकर कश्यप ऋषि तो पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं, किसी न किसी रूप में वो अपना काम करते रहते हैं। बाकी वशिष्ठ ऋषि हैं, जब युग परिवर्तन की स्थिति आती है तो वो छद्म रूप से अंतर्मन के रूप से लोगों में परिवर्तन करना शुरू करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा
कि पहले कांग्रेस के समय में लोग पूरे कांग्रेसी हुआ करते थे और आज कांग्रेस लोग ही कांग्रेस का विरोध करते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये वशिष्ठ ऋषि जी की ही कल्पना से हुआ, उनकी प्रेरणा से हुआ है। वो जो कल्पना करते हैं फिर वो साकार होने लग जाती है। कश्यप ऋषि स्वयं जन्म लेकर उस प्रकृति को परिवर्तित करना शुरू कर देते हैं। अगस्त ऋषि हैं जो अपनी सृष्टि में आकर इन सब वैज्ञानिक चीज़ों को, वैज्ञानिक विशेष रूप से हथियारों के लिए वो गुरु माने जाते हैं और उनको डेवलप करना शुरू करते हैं। जमदग्नि ऋषि आते हैं जो अपने यहाँ पर उत्तम बच्चों को जन्म देते हैं और होते हैं विश्वामित्र ऋषि जो इन सबको शिक्षाएं प्रदान करते हैं। ये जो 5 ऋषि हैं इनका विशेष रूप से जब युग परिवर्तन होता है तो एक अहम रोल हो जाता है और पांचों का जन्म इनका लगातार होने लगता है, किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। जैसे हम देखते हैं भगवान राम के समय में कश्यप ऋषि का अवतार हुआ और उनके पिता दशरथ के रूप में कश्यप ऋषि ने जन्म लिया और भगवान राम का वहाँ पर जन्म हुआ और उन्होंने रावण का अंत किया। 14 वर्ष चूँकि पत्नी के उन्होंने भगवान को दूर रखा और वनवास दिया, उसकी सज़ा उन्होंने भुगती जब वो द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव बने। जब वासुदेव बने तब 14 वर्ष तक अपने बच्चे से उन्हें दूर रहना पड़ा। हालांकि उनके अंदर अपने बच्चे को 14 वर्ष भेजने की जो सज़ा थी उसका अंतर्मन में बहुत दुख हुआ और उसके वियोग में ही वो शांत हुए थे। इसलिए उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगला जन्म जब उनका हुआ, कृष्ण उनके यहाँ पर जन्म लिए, तब स्वयं अपने टोपरे में बैठाकर उनको नंद बाबा के यहाँ सुरक्षित छोड़कर आए। तो जो उस समय की कसक थी उस समय पूरी हुई और वहीं देवकी 14 वर्ष तक विलाप करती रही। चूँकि देवकी की एकई थी, इस जन्म में वो देवकी के रूप में बनी और इसका उल्लेख भी आता है। तो 14 वर्ष तक इन्हें देवकी और वसुदेव को भगवान का इंतजार करना पड़ा। 14 वर्ष के बाद जब भगवान आए तब उन्होंने उन्हें जेल से छुड़ाया। अब अगले ऋषि के रूप में आते हैं। कश्यप ऋषि का फिर अवतार हुआ जब भारत की भूमि पर धर्म गायब होना शुरू हुआ, भारत को नकारा रूप से देखा जाने लगा, भारतीय संस्कृति की खिल्ली उड़ाई जाने लगी, तो कश्यप ऋषि फिर विवेकानंद के रूप में अवतरित हुए। और चूँकि कश्यप ऋषि हैं तो निश्चित रूप से वशिष्ठ ऋषि जी के शिक्षा से ही ये आगे बढ़ते हैं और उन्हीं के दिए मार्गदर्शन में काम करते हैं। तो वहाँ पर जो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस थे और उनकी पत्नी थी वो वशिष्ठ ऋषि और अरुंधति ही थी, जिन्हों के आह्वान पर विवेकानंद का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि विवेकानंद बनकर वहाँ पर आए और उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, भारत का भाग्योदय हुआ विवेकानंद के आने के बाद। जो युग पुरुष विवेकानंद भारत के कहे जाते हैं, प्रथम युग पुरुष वही हैं। हालांकि उससे पहले बहुत सारे अवतार हुए हैं। भक्तिकालीन में तो भगवान स्वयं ही कोई मुखारबिंद से प्रकट हुआ, कोई कैसे प्रकट हुआ है, तो वो एक कहानी अलग है, तो उसकी हम कभी फिर चर्चा करेंगे। यहाँ हम नरेंद्र मोदी जी की चर्चा कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो दूसरा वो जो अवतार रहा वो विवेकानंद जी का था और विवेकानंद जी के जो लक्षण हैं वो आपको नरेंद्र मोदी में पूरे दिखाई देंगे, उनके भाई बहनों के रूप में, उनके कार्य करने के रूप में वो, और जहाँ जहाँ उनकी यात्राएं रहीं, कौन कौन क्षेत्रों में उन्होंने अपने प्रभाव को दर्शाया, कैसे वो विश्वगुरु बन गए, तो उन सब चीज़ों को यदि कंपेयर करते हैं बातों को तो आपको नरेंद्र मोदी जी की छवि उसमें दिखाई देगी। अब इसके बाद फिर कश्यप ऋषि के अवतार जब हुआ उसके पहले फिर अगस्त ऋषि का अवतार हुआ और अगस्त ऋषि के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी आए। अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत विशेषता थी। जैसे अगस्त ऋषि जी परमाणु विशेषज्ञ हैं, परमाणु बम भले ही बनाया हो लेकिन उसका फोड़ने का कार्य करना, उसके टेस्टिंग का कार्य करना, जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, उसको बढ़ाकर इन्होंने जय विज्ञान भी किया। तो विज्ञान की टेक्नोलॉजी, गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने की टेक्नोलॉजी, देश को सुरक्षित रखने की टेक्नोलॉजी, ये सब अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर ही मिली। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक विशेष योगदान रहा कि विपक्ष कैसा होना चाहिए, विपक्ष में राष्ट्रहित सर्वोपरि रखना चाहिए, ये उन्होंने सिखाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी से ऐसा विपक्ष अभी तक कभी भी नहीं आया है।
इसी सब लोग उनकी इज्जत भी करते हैं और विपक्ष के, और आजकल का विपक्ष तो बिका हुआ विपक्ष, जो चीन बोल देता है वो ये सबूत इकट्ठे करने लग जाते हैं। जो दूसरी कंट्रीज़ के, भारत के विरोधी लोग हैं, जब वो बोलना शुरू करते हैं तो थोड़े थोड़े सी कोई दारू पे बिक जाता है, कोई पैसे बिक जाता है और प्रश्न मांगना या संसद में प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बिका हुआ विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर नहीं था। वहाँ के विपक्ष को आप देखेंगे तो एक शालीनता थी, एक संवेदनशीलता थी, राष्ट्र के प्रति राष्ट्रहित सर्वोपरि था। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की विशेषता थी और उन्होंने देश को भी संभाला। तो वह भी जो उन्होंने 5 वर्ष में काम किए आज तक सराहनीय है, क्योंकि उस समय में टेलीफोन 1-1 रुपये में बात होना शुरू हो गई थी, 1-1 पैसे में बात उनके टाइम शुरू हुई, रोडों का कायाकल्प उनके टाइम शुरू हुआ। जिस तरीके के जो मिशन चल रहे हैं, चंद्रयान हो, मंगलयान हो, इन सब की शुरुआत उन्होंने वहाँ पर की। विज्ञान को उन्होंने आगे बढ़ाया, जवानों को उन्होंने आगे बढ़ाया और उस समय में कृषि की भी नींव उन्होंने रखी। तो जय जवान जय विज्ञान जय किसान जो नारा दिया उसको जिए भी और उन्होंने करके भी दिखाया। अब इसके बाद वापस कश्यप ऋषि का फिर अवतार जो है वो विवेकानंद के बाद फिर अवतार के रूप में है नरेंद्र मोदी जी। जैसे वो भी नरेंद्र थे, ये भी नरेंद्र थे। वो विवेकानंद रूप से प्रसिद्ध हुए, मोदी के रूप में प्रसिद्ध हुए और काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ आप देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ जो मुख्य उनका कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कश्यप ऋषि की भूमि है जम्मू कश्मीर। नरेंद्र मोदी जी की यात्रा भी जम्मू कश्मीर के उस समय से शुरू होती है जब कोई हिंदू वहाँ पर भारत का झंडा नहीं फहरा सकता था कश्मीर के लाल चौक पर। तब उन्होंने उस झंडे को वहाँ पर फहराया, इतने लोगों के बीच में जाकर, आतंकवादियों के बीच में जाकर। तो जो व्यक्ति की जिसका घर होगा वो घर का मालिक कहीं भी घर में प्रवेश कर सकता है। तो ये उनकी पहली वो थी कि कश्यप ऋषि हैं तो उन्होंने कश्मीर में अपना झंडा फहराया। दूसरा, कश्मीर को स्वतंत्र कराना, 370 हटाना, कश्मीर से आतंकवाद को नष्ट करना, ये सब संकेत हैं उसके मालिकियत के कि ये व्यक्ति कश्यप ऋषि है। और उसके बाद अब जो सृष्टि शुरू होगी वो अलग शुरू होगी। लेकिन अभी जब मंगल की महादशा है, इस मंगल की महादशा में जो शनि की अंतर्दशा है और शनि की जो अंतर्दशा है यह उन्हें विश्व विजेता बनाने की ओर आगे बढ़ा रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि अब जो 2024 का चुनाव आएगा, नरेंद्र मोदी उस चुनाव में कितने रिकॉर्ड तोड़ देंगे ये किसी को पता नहीं है। और ये वही चुनाव है जो किसी भावनाओं में नहीं बह रहा है। पहले के चुनाव में तो था, इंदिरा गांधी मर गई थी तो एक संवेदनाओं की लहर चली और उस पर आकर कांग्रेस विराजमान हो गई और वो संवेदनाएं उनकी समाप्त हुई और अगले चुनाव के बाद कांग्रेस का निपटारा शुरू हो गया। 76-78 के चुनाव में इंदिरा गांधी को जेल में डाल दिया तो उन्होंने बेटी को जेल में डाला और उस संवेदनाओं को उन्होंने बनाना शुरू किया तो उसमें वो फिर चुनाव जीती। लेकिन अब कोई संवेदनाओं का, अब कोई भावनाओं का, इनका कोई चुनाव नहीं है। अब चुनाव है राष्ट्रहित सर्वोपरि का, सनातन धर्म सर्वोपरि का, सनातन धर्म की एक विश्वव्यापी यात्रा का। और इसीलिए जितने भी सनातनी हैं वो अब एकजुट होते जा रहे हैं। लोग बोलते हैं ना, नो बहुत फूट है, लेकिन अब फूट नहीं है। जो आपने अभी 5 राज्यों के चुनाव में भी देखा होगा, यहाँ पर जो कुछ स्थिति नेगेटिव करे बैठे थे, पूरा मीडिया एकदम नेगेटिव लगा हुआ था और चुनाव बड़े शानदार हुए और ज़बरदस्त जीत यहाँ पर हासिल हुई। तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रह योग हैं ये बतला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की यात्रा रुकने वाली नहीं है और यह उनका आखिरी चुनाव भी है। और इस चुनाव के बाद या तो वो संन्यास ग्रहण करेंगे या फिर किसी और बड़े पद को बिना चुनाव वाले पर विराजमान होंगे। ये स्थिति उनकी बड़ी क्लियर यहाँ पर मंगल की महादशा में दिखाई देती है और यही वह महादशा है जब विश्व विजय के लिए वह कूच करेंगे। और अप्रैल मई का जो समय होगा यह समय होगा जब वो धूम मचाएंगे और विशेष रूप से 20 अप्रैल 2024 से 23 मई 2025 तक का जो कार्यकाल उनका है, ये पूरी दुनिया इस कार्यकाल को याद करेगी, जिसमें पूरी दुनिया में सफलता भारत की का डंका बजाए बिना नहीं रुकेगी। मित्रों, यह था मेरा मोदी जी के ऊपर एक वीडियो कि मोदी जी क्यों नहीं हारेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें और आप आगे क्या जानना चाहते हैं। यदि चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।